वेलकम टू फिजिक्स सरल। स्वागत है आप सभी का। और जैसा कि मैंने कल वादा किया था कि आप लोगों के लिए मैं मॉडल पेपर लेकर आऊंगा कि किस तरीका से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस साल जो 1 फरवरी से एग्जाम होने वाले हैं उसका मॉडल पेपर। ठीक है, तो ये देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना पर आधारित वार्षिक जो माध्यमिक परीक्षा है इसमें इस तरीका से आपको मिलेगा आंसर शीट। ठीक है, जो ओएमआर का यहाँ पर आंसर शीट होगा वो इस तरीका से आपको देखने को मिलेगा, जिसमें ये सारी चीज आपको भरने होंगे। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग कि जो आपका ये होगा पेन होगा, ये नीले और काले पेन से ही आप लोग इसको लिखेंगे। ठीक है, इसके अलावा किसी भी पेन का आप लोग इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। फिर देखिए यहाँ पर आपको परीक्षार्थी का नाम, यहाँ पे एग्जामिनीज नेम है, रोल कोड है, आपका रोल नंबर है, फिर विषय कोड आपको, फिर यहाँ पर सिटिंग किस सिटिंग में, फर्स्ट या सेकेंड, फिर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, फुल नेम आपको भरना है और डेट ऑफ एग्जामिनेशन भरना है। ठीक है, तो ये सब भरने के बाद फिर ये आपका आंसर शीट है। ठीक है, देखिए एक और चीज कीजिएगा कि इसका निकाल के आप एक दो बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए जो सेट है आपका कोड है वो कौन सा मिलेगा आपके पास, तो इतने तरह के सेट इस बार आने वाले हैं, तो ये कोड यहाँ पर आप भरेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर जो कोड है उसको आप फिलअप भी करेंगे। ये जो बॉक्स है इसको मान लीजिए कि आपका बी है तो आप बी यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको फिलअप कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर आप क्वेश्चन बुकलेट का सीरियल नंबर यहाँ पर इसमें भरेंगे, फिर परीक्षा केंद्र जो आपका कहाँ पर एग्जामिनेशन है इसका आप लोग यहाँ पर नाम भरेंगे, और फिर ये सब जो देखिए यहाँ पर आपका जो ऑप्शन यहाँ पर रहेगा जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ठीक है, वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होंगे उसको यहाँ पर फिल करने का आपके पास रहेगा 70 यहाँ पर है, आप देख सकते हैं 70 क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें से आप किसी 30 का आप लोगों को 35 का किसी 35 का आप लोगों को यहाँ पर आंसर्स देने हैं। ठीक है, ये चीज। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन पेपर की। मॉडल पेपर में देखिए किस तरीके से दिया गया है। ये आपका फिजिक्स का मॉडल पेपर है। इसमें देखिए 3 घंटे 5 मिनट का ये यहाँ पर समय दिया जा रहा है और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 96 रहेंगे। ठीक है, अब ये 70 क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है ये आपको ऑब्जेक्टिव सेक्शन से रहेंगे, जिसमें से आपको मात्र कितने तो 35 क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। फिर आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे 2 मार्क्स का, और ये आपको सेक्शन बी में मिलेगा। ठीक है, ये सेक्शन बी में मिलेगा 20 मार्क्स का, और फिर 20 मार्क्स का, हाँ 20 में से आपको 10 क्वेश्चंस करने हैं और 6 क्वेश्चंस रहेंगे आपको लॉन्ग आंसर टाइप का, इसमें से आपको मात्र 3 क्वेश्चन करने हैं। तो ये यहाँ पर 35 हो गया, फिर 10 यहाँ पर 45 हो गया और 3 यानी कि 48 क्वेश्चंस आपको करने हैं, 96 में से आधे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गिव आंसर इन देयर ओन वर्ड्स, ये सब जो चीजें हैं सेक्शन में ठीक है दी हुई रहती है, तो आप लोग देख लेंगे। एक जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि आप इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज का यूज नहीं कर पाएंगे, ये तो सब पता है आपको। ठीक है, चलिए अब हम मॉडल पेपर पे आते हैं, क्वेश्चन किस तरीका से पूछे जाएंगे। देखिए सेक्शन 1 में हम बताया कि 70 क्वेश्चंस रहेंगे, तो क्वेश्चन से इस प्रकार से रहेंगे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन आप इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द चार्ज प्लेन कंडक्टर के बगल में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आप लोगों को पता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर होता है। फिर आपको कह रहा है कि रिलेशन क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में, इक्वल टू माइनस dv बाय dr। ये सारा आप लोग जहां भी पढ़े होंगे वहां पे आप लोगों को पढ़ाया गया होगा। तो अगर आप देखिए क्वेश्चन का पैटर्न देखेंगे ना, ऑब्जेक्टिव का ये जो पैटर्न आप अगर देख रहे हैं यहाँ पर चीजों को देखिए, तो ये ऑब्जेक्टिव बहुत आसान कैटेगरी के यहाँ पर देखने को आपको मिल रहे हैं। ठीक है, जो डायरेक्ट यहाँ पर जो आपका बुक है या फिर क्लास नोट से उससे टकराने वाले हैं। ठीक है, तो ये देखिए आप कह रहे हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है इसमें किसका कंसेप्ट यूज किया जाता है आपको पता है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज में किसका किया जाता है कंसेप्ट यूज, मीटर ब्रिज का किया जाता है। तो ये चीज फिर यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जो जी है जो रेसिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का, और ये वोल्ट मीटर का किसका बड़ा होता है, वेल यहाँ पर जो वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस होता है ये आपका क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये आप देखेंगे। फिर यहाँ पर जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहा है कि कैपेसिटेंस क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है यहाँ पर। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है, अपॉन डी, और ये एप्सिलॉन एक एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पर, एप्सिलॉन आर यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंट की गई, एप्सिलॉन आर नहीं है, ये आपका एप्सिलॉन आर यहाँ पर नीचे रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज है, तो इस तरीका से अगर आप क्वेश्चंस देखें तो ज्यादा हार्ड है नहीं। ठीक है, हम यहाँ पर लेक्चर को ज्यादा लेंदी बनाएंगे नहीं, हम चाहेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना उसके लिए हम अलग से लेकर आए, नहीं तो आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस खुद से कर लीजिए। ठीक है, 70 क्वेश्चंस है, और अगर हम 3 आप लोगों को प्रॉब्लम प्रैक्टिस करवाते हैं, 3 सेट का करवाते हैं, तो लगभग 200 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो इससे क्वेश्चंस नहीं छूटेगा आपका। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन सब सिंपल कैटेगरी के क्वेश्चन है, जैसा कि मॉडल पेपर जो आपका कराने वाले हैं ये शॉर्ट आंसर टाइप हम करवाएंगे और समझाएंगे कि किस तरीका से किया जाता है। बाकी ऑब्जेक्टिव अगर आप लोग चाहेंगे तो हम अलग से बनाएंगे, अदरवाइज आप लोग खुद से ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। 26 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे।
ठीक है, और समझने की कोशिश करेंगे। एक चीज यहाँ पर जो आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर समझाऊंगा, क्वेश्चंस तो अलग अलग लैंग्वेज में समझाऊंगा, बट आप लोग जो है अपने भाषा को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा और समझिएगा। सिर्फ यहाँ पर ये कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस से आप क्या समझते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात है कि आप वर्ड पे थोड़ा ध्यान दीजिए। इक्विपोटेंशियल का मतलब होता है, इक्वी का मतलब इक्वल, और पोटेंशियल आप समझते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और सरफेस का मतलब सरफेस। मतलब आप इसको सिंपली लिख सकते हैं, देखिए वैसा सरफेस जिसके सभी पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। मतलब अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहे तो हम बोल सकते हैं कि ए सरफेस वेयर potential of each and every point will be equal is called equipotential surface। इसको हम लोग equipotential surface बोलते हैं। अब इसका आंसर थोड़ा देख लीजिए, सिंपल यही बात लिखा होगा कि the surface which is the locus of all point which are the same potential is known as equipotential surface। In other words, any surface with the same electric potential at every point is termed as equipotential surface। सेम बात यहाँ पर लिखी गई है, होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे है कि गॉस थ्योरम क्या होता है, इसको आप लोग लिखिए। देखिए गॉस थ्योरम ये कहता है कि किसी भी सरफेस से, किसी भी बंद सरफेस से जो फ्लक्स पास करता है ये Q अपॉन एप्सिलॉन नोट के बराबर होता है। यानी कि उसके अंदर में कितना चार्ज है बाय एप्सिलॉन नोट। आप ये हर बच्चे आप गॉस थ्योरम जरूर पढ़े होंगे, तो यहाँ पर सिर्फ स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो आप अपने कॉपी पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देकर उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करें। और अगर आपका आंसर इसके सेम टू सेम लैंग्वेज मैच करता है तो ये बहुत अच्छी बात है, तो आप इस प्रकार से याद रखेंगे, ठीक है। आगे है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये क्या है, देखिए जूल्स लॉ क्या है हीटिंग का। तो जूल्स लॉ क्या है हीटिंग का आपका, देखिए जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे होंगे तो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब फॉर्मूला क्या है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, यही आपका जूल्स का लॉ है। तो देखिए जूल्स के अनुसार क्या होता है कि जब भी कोई करंट पास करता है किसी भी वायर से तो ये वायर गर्म हो जाता है। तो कितना हीट जनरेट होता है, इसका आंसर है कि हीट जनरेट होता है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। मतलब आप लिख सकते हैं कि जो हीट होता है वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फिर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जितना टाइम रहेगा ज्यादा रहेगा उतना ही यहाँ पर हीट डेवलप होगा। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है आपका, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट passes through a conductor for same time the conductor gets heated up, thus heating of conductor due to flow of electric current is the known as the Joule's law of heating। सिंपल सा आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, कह कि एक्सप्लेन एवरेज वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट। देखिए एवरेज वैल्यू का क्या मतलब होता है, आप एवरेज वर्ड पर देखिए। एवरेज वर्ड जब भी हम यूज करते हैं तो टाइम इंटरवल दिया जाता है, ठीक है। मतलब कि इतना समय से लेके इतना समय के बीच में आपको कोई चीज निकालना है। जैसे कि वेलोसिटी निकालना है एवरेज, तो वेलोसिटी निकालना है तो आपको बोला जाएगा 10 से 20 सेकंड के बीच में, सॉरी 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में कितना होगा, या 10:30 से 11:30 के बीच में कितना होगा, इस तरीका से बोला जाएगा। लेकिन एक वर्ड जो एवरेज का उल्टा होता है वो होता है इंस्टेंटेनियस, यानी कि क्षणिक। तो इसमें क्या आपसे पूछा जाता है कि अभी वेलोसिटी इस पार्टिकुलर टाइम पे कितना होगा, मतलब अभी कितना वेलोसिटी हुआ है, तो यहाँ पर एवरेज आपका ये इंटरवल नहीं देगा। तो जहां भी आपका एवरेज पूछेगा तो वहां पर आप क्या करेंगे कि एक इंटरवल का यूज करेंगे। अब आप यहाँ पर थोड़ा समझिए, द एवरेज ऑफ ऑल द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड एवरेज वैल्यू। मतलब छोटा इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है छोटा छोटा, इस पॉइंट पर, 2 पॉइंट पर, 3 पॉइंट पर, सभी का जब एवरेज निकाल देंगे एक साइकिल में, तो एक साइकिल अब इंटरवल हो गया ना कि इतना समय, 0 समय से लेके एक साइकिल में जितना समय लगेगा उसके बीच में निकालेंगे तब उसको एवरेज बोलेंगे। अब कह रहा है कि इफ वी कंसीडर सिमेट्रिकल वेव लाइक साइनोसॉइडल करंट और वेव और वोल्टेज वेवफॉर्म्स द पॉजिटिव हाफ साइकिल। देखिए इसमें क्या कर रहा है कि अगर आप एक अल्टरनेटिंग करंट लेते हैं तो अल्टरनेटिंग करंट में कैसा होता है, ये इस टाइप का जाएगा, फिर यहाँ पर ये आएगा और फिर इस टाइप से ऐसे बनाएगा आपका, ठीक है। तो अगर आप एक साइकिल लेते हैं तो ऊपर वाला प्लस और नीचे वाला माइनस आ जाएगा, यानी कि एवरेज कितना आ जाएगा आपका 0 नजर आएगा यहाँ पर, ठीक है। एवरेज आपका 0 नजर आएगा, तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे यहाँ पर। तो एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब है कि व्हाट डू यू मीन बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्या जानते हैं, सभी बच्चे इसका डेफिनेशन लिखे होंगे, मैं लॉजिकली यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। ये देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, 2 वर्ड से और एक इफेक्ट हो गया। फोटो और प्लस इलेक्ट्रिक, फोटो का मतलब होता है फोटोन, ठीक है, और फोटोन का मतलब होता है लाइट। अगर आप कर रहे हैं तो कॉपी लेके अगर आप बैठे हुए हैं तो जरूर लिख लीजिएगा, आंसर लिखने में आसानी होगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर तो लाइट और इलेक्ट्रिक का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी।
मतलब लाइट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो डेवलप होता है इसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये गलत कहीं भी नहीं हो सकता है, ठीक है। अब थोड़ा सा डिटेल में आप समझिए कि एक्चुअली होता क्या है। देखिए होता क्या है कि जब आप किसी मेटल सरफेस पर, ठीक है, कोई भी मेटल सरफेस है, अगर आप मेटल सरफेस पर क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन लाइट फॉल करवाते हैं, सॉरी ठीक है, लाइट फॉल करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से निकल के बाहर चले जाता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से निकल के बाहर चले जाता है तब क्या होता है कि उसको हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो उसको इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। तो इसी इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। द फोटो इलेक्ट्रिक effect refers to the emission or ejection of electron from the surface of a metal in response to incident light. This take place because of the energy of incident आगे बढ़ते हैं। और ये एनर्जी ऑफ इंसिडेंट ऑफ फोटोन लाइक लाइट वे हैव एनर्जी मोर देन द वर्क पोटेंशियल ऑफ द मेटल सरफेस इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन विद पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी। क्या कहने का मतलब है कि अगर मान लेते हैं कोई मेटल सरफेस है, ठीक है, मान लीजिए यही मेटल सरफेस है, इस पर जैसे ही लाइट फॉल किया तो एनर्जी दिया और एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन को यहाँ से तोड़ दिया और तोड़ के बाहर निकाल दिया। अब जो इलेक्ट्रॉन को तोड़ने में जो एनर्जी खपत होती है ना, उसको आप बोलते हैं वर्क पोटेंशियल। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आप लोग वर्क पोटेंशियल। तो इससे ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देता है। तो दिस इज द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। आप लोग यहाँ पर आंसर जरूर लिखिएगा, ठीक है। यहाँ से अगर एक दो मॉडल पेपर आप कम से कम लिख लेते हैं, 3, तो आप अच्छे से कर पाएंगे। अदरवाइज देखिए अगर आप पढ़ते हुए सिर्फ चले जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस कम बिल्डअप होगा, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को लिखना है। तो कम से कम 2-3 तो प्रैक्टिस आप लोग जरूर कर लीजिए, ठीक है। अब है कि राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा रे। बीटा पार्टिकल, अल्फा बीटा और गामा एमिशन हमने सॉल्व किया था। तो कह रहा है कि बीटा रे का दो क्या प्रॉपर्टी है। तो पहला है कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है और बीटा रे का मास इतना होता है 9.109 × 10⁻31 kg होता है। तो ये दे प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे। अब अगर एक्सप्लेन पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, डिटेल से मैंने समझाया था पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। इसमें आपको सिर्फ पी टाइप के बारे में करा है। आप थोड़ा सा इसमें याद रखिए, देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इसका मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है। और मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है यानी कि होल्स ज्यादा होते हैं। हमने बताया था कि देखिए सेमीकंडक्टर में क्या करते हैं हम लोग कि उसके कंडक्टिविटी को यानी चालकता को बढ़ाने के लिए इंप्योरिटी यूज करते हैं। तो इंप्योरिटी यूज करने के बाद क्या होता है कि या तो इलेक्ट्रॉन को बढ़ा देता है, नहीं तो होल्स को बढ़ा देता है। होल्स का मतलब प्रोटॉन हो गया, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। तो पी टाइप का मतलब पॉजिटिव टाइप, यानी कि उसमें क्या होगा कि होल्स की संख्या ज्यादा होगी, उसको आप पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर आर क्रिएटेड बाय डोपिंग। डोपिंग एक प्रोसेस होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज डोपिंग। तो डोपिंग प्रोसेस होता है कि अशुद्धि को मिलाने का, जो इंप्योरिटी को मिलाने का तरीका होता है किसी सेमीकंडक्टर के अंदर, उसको डोपिंग कहा जाता है। और देखिए जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, और जो इम्प्योर होता है यानी कि उसमें अशुद्धि मिला होता है, इसको आप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो जब होता क्या है कि डोपिंग किया जाता है यानी कि मिक्सिंग किया जाता है, तब एक्सेप्टेड इंप्योरिटीज इन इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर। कह रहा है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर होल्स आर इन मेजॉरिटी, ठीक है। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग सिलिकॉन डोपेंट फॉर सिलिकॉन इज बोरॉन, यानी कि बोरॉन को हम लोग मिलाते हैं, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर आप लोग को दिया गया है। ट्राइवैलेंट किसी भी इंप्योरिटी को हम लोग मिलाते हैं, तो ये पी टाइप है। जब आप लोग क्लास कर रहे होंगे, चाहे किसी भी टीचर के पास कर रहे होंगे, तो आप लोग को पी टाइप जरूर पढ़ाया होगा। तो आप जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना, तो कोशिश कीजिए कि जो आंसर है वो अपने कॉपी से लिखने की कोशिश कीजिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप अपने कोचिंग के जो आपका जो कॉपी है, उस कॉपी के साथ आपका जो परिचय है वो काफी पुराना है। और ये अगर आप वैसा लिखेंगे तो और ज्यादा इससे आपका क्या होगा कि इंटरेक्शन बढ़ेगा और आप अच्छे से लिख पाएंगे यहाँ पर, ठीक है। दूसरी किसी भी लैंग्वेज को कॉपी करने की कोशिश ना करें। अगर कोई ऐसा है बाय द वे आपके कॉपी में नहीं है, तब आप दूसरे लैंग्वेज को लिखने की कोशिश यहाँ पर करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड क्या होता है? तो ये आपका सेमीकंडक्टर का है। देखिए होता क्या है कि जब भी कोई भी एटम होता है, तो एटम में क्या होता है कि जो आउटरमोस्ट सेल होता है उसका जो एनर्जी होता है वो स्प्लिट होता है कुछ लेवल में, ठीक है। तो अगर आप एसपीडीएफ की बात करेंगे, ठीक है, एसपीडीएफ क्या होता है? ऑर्बिटल होता है यहाँ पर। तो जो कंडक्शन बैंड होता है उसको क्या बोला जाता है? और वैलेंस बैंड, ठीक है। तो देखिए थोड़ा यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, चूंकि मैं पेन यूज नहीं कर पा रहा हूँ आज, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को ऐसे थोड़ा सा चलना पड़ेगा, थोड़ी दिक्कत होगी। ये कह रहे थे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, दो तरह के बैंड होते हैं। तो कंडक्शन बैंड होता है लोकलाइज्ड बैंड ऑफ एनर्जी लेवल इन क्रिस्टलाइन सॉलिड दैट इज पार्शियली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन। देखिए अगर आप मान लेते हैं कि सोडियम की बात करते हैं, तो सोडियम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है।
और आउटरमोस्ट ऑर्बिट कौन सा होता है? तीसरा ऑर्बिट होता है। तो इसमें 3s में एक हुआ, 3p तो खाली हो गया ना, तो 3s जो होता है, ये 3s होता है आपका कंडक्शन बैंड। मतलब 3s का जो एनर्जी होता है वो कुछ दूरी में होता है, कुछ रेंज में होता है, इसी एनर्जी बैंड को हम लोग कंडक्शन बैंड बोलते हैं। और अगर वैकेंट बैंड की बात करेंगे तो उसको हम लोग वैलेंस बैंड बोल देते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब कह रहे हैं व्हाट इज द पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या है? करंट में ही हम क्लास में डिस्कस किए थे कि लाइट के पोलराइजेशन से संबंधित। तो पोलराइजेशन क्या होता है कि आप सबसे पहले लाइट की कैरेक्टरिस्टिक को समझिए। देखिए, वेव थ्योरी ऑफ लाइट ये कहता है कि लाइट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि चारों डायरेक्शन में परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करता रहता है। तो पोलराइजेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप लाइट के इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी एक प्लेन में बांध देते हैं। ठीक है, वाइब्रेशन अगर चारों दिशा में कर रहा है तो आप किसी एक दिशा में बांध देते हैं, इसको पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहा जाता है। यानी कि द लाइट वेव that is vibrating is more than one plane is referred to an unpolarized light. Polarized light waves are light wave in which the vibration occurs in the single plane, एक प्लेन में बांध दिया जाता है। अब मैं फिर से ये बात रिपीट कर रहा हूं कि आपकी जो कॉपी में, चाहे आप किसी भी सर के पास पढ़े हो, जो पोलराइजेशन ऑफ लाइट का डेफिनेशन 4-5 लाइन लिखा होगा ना, वही आप यहाँ पर यूज करेंगे। इसकी भाषा को आप हो सके तो ना ही पढ़े, ठीक है, और अपना आंसर लिखने की कोशिश करें। वैसे लिखा हुआ सेम ही चीज है, ऐसा कोई अंतर है नहीं, आप इसको भी टैकल कर ही सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि एक्सप्लेन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है? सिंपल से देखिए, मॉड्यूलेशन क्या होता है, जैसे कि आपका मोबाइल फोन है, ठीक है, आप मोबाइल फोन में बोलते हैं तो आप स्पीच सिग्नल देते हैं, वॉइस सिग्नल देते हैं। आपका मोबाइल फोन क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होने के बाद उसकी एनर्जी कम होती है, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो वीक होता है। ठीक है, और उसको पहुंचना है, मान लो कि यहाँ से बिहार से आपको मुंबई पहुंचना है, तो जाते जाते रास्ते में खपत हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी लॉस होगा। तो हम लोग करते क्या है कि उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा देते हैं, ठीक है, मॉड्यूलेट कर देते हैं उसके एम्पलीट्यूड को, तो दिस इज नॉन एज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, और या फिर फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे तो दिस इज नॉन एज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। आप यहाँ पर पढ़िए कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस by which the wave signal is transmitted by modulating the amplitude of signal. ठीक है, it is often called AM and is commonly used in transmitting a place of information through radio carrier wave. ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह यूज किया जाता है। थोड़ा सा हम यहाँ पर कम्युनिकेशन सिस्टम का ओवरव्यू देंगे आप लोगों को, मॉड्यूलेशन का ओवरव्यू देंगे। ये क्या है, ये देखिए, जब मोबाइल फोन आप यूज करते हैं तो वहां पर आप देते हैं स्पीच सिग्नल। स्पीच सिग्नल को मोबाइल फोन कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और नेटवर्क क्या करता है, पहुंचा देता है दूसरा नेटवर्क तक। तो यहाँ पर जो आपको वॉइस पहुंचाता है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, इसको इनहांस कर दिया जाता है, यानी कि इसके एनर्जी को बढ़ा दिया जाता है। तो एनर्जी दो तरीका से बढ़ाया जाता है, या तो आप एम्पलीट्यूड बढ़ा सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसके फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं। फिर बढ़ा हुआ जाता है यहाँ पर, और फिर उसका एंटीना उसको रिसीव करता है रिसीवर का, फिर आपके मोबाइल फोन में जाने के बाद इसको उतार लेता है इन्फॉर्मेशन को, यानी कि इलेक्ट्रिकल को कन्वर्ट कर लेता है वॉइस में, जिस फॉर्म में भेजे थे वो सुन लेता है। ये कम्युनिकेशन सिस्टम का बेसिक है। ठीक है, अब ये इसी को आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कर सकते हैं, जब ये एम्पलीट्यूड बढ़ा देते हैं। आगे है कि इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस क्या होता है, ये आपका एसी का है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस देखिए होता क्या है कि जब आप एलआरसी सर्किट यूज करते हैं, एलआरसी का मतलब इंडक्टर कैपेसिटर ऑफ रेसिस्टर, ये सर्किट जब आप यूज करते हैं तो एक ऐसा समय आता है जब करंट का वैल्यू एकाएक बढ़ जाता है, इसको बोला जाता है आपको इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस। और ऐसा कब होता है, जब फ्रीक्वेंसी हो जाता है 1/√LC के बराबर। यानी कि व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस, द इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस इज अ कंडीशन वेयर करंट ऑफ द सर्किट जो अचानक क्या होती है कि बढ़ जाती है, ठीक है, मैक्सिमम हो जाती है करंट, इसको बोला जाता है। आप इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस डिटेल से मैंने कॉपी में भी समझाया है, और जहां भी पढ़ रहे होंगे समझाया गया होगा, आप लिख लेंगे। ठीक है, अब कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्या समझते हैं, देखिए जितना सारा चार्ज पार्टिकल होता है, ये चार्ज पार्टिकल अपने चारों तरफ एक हाइपोथेटिकल लाइन फैलाता है, ठीक है, फील्ड लाइन फैलाता है, जिसके थ्रू, जिसके हेल्प से एक चार्ज दूसरे पार्टिकल पर फोर्स लगाता है, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, अब लाइन कैसा हो, तो देखिए एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन जनरल ए कर्व ड्रॉन इन सच ए वे दैट टेंजेंट टू इट एट ईच पॉइंट इज द डायरेक्शन ऑफ द नेट फील्ड एट द पॉइंट। ठीक है, अब कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा क्या, एक वैसा लाइन जिसके किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट खींचेंगे और वो टेंजेंट अगर उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे देगा, तब उसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं। तो यही बात यहाँ पर लिखी गई है, आप लोग आंसर इसका जरूर लिखिएगा। आगे कह रहा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को एक्सप्लेन कीजिए। मैं ये करूंगा नहीं, देखिए सबके कॉपी में होगा कि कैपेसिटर का सीरीज जो आपका कॉम्बिनेशन होता है कैसा होता है, आप लोग इसका आंसर खुद से लिखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और
ये 14 नंबर एंड गेट की बात कर रहा है कि एंड गेट क्या होता है। देखिए सबसे पहले एंड गेट का एक सिंबल होता है यहाँ पर ये, और एंड गेट में 2 इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द एंड गेट, तो आप कहिएगा कि एंड गेट एक तरह का लॉजिकल गेट है जिसके पास 2 इनपुट और एक आउटपुट होता है, और जिसका बुलियन अलजेब्रा ये होता है, ठीक है, बुलियन एक्सप्रेशन ये होता है और उसका ट्रूथ टेबल ये होता है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगर आप समझाने की हम कोशिश करें तो देखिए इनपुट में ए और बी है, तो इनपुट में अगर ए और बी है तो बाद में आया है y इक्वल टू आएगा ए एंड बी, ठीक है, y इक्वल टू आएगा ए एंड बी। तो यहां पर ये ट्रूथ टेबल क्या होता है कि जो सभी तरह के इनपुट और आउटपुट पॉसिबिलिटी को दिखाता है, उस टेबल को हम लोग ट्रूथ टेबल बोलते हैं, ठीक है। ये चीज तो ए और बी इनपुट है, इनपुट क्या हो सकता है 0 और 0 हो सकता है। 0 0 का मतलब दोनों ऑफ हो गया, ठीक है, 0 0 का मतलब क्या हो गया कि दोनों ऑफ हो गया। अगर 0 है ए 0 है, इसका मतलब ए आपका ऑफ है और बी ऑन है, यहाँ पर ए ऑन है और बी आपका ऑफ है, और यहाँ पर दोनों ऑन है। तो ये आप आउटपुट कैसे लिखते हैं, देखिए अगर दोनों ऑफ है तो आउटपुट ऑफ मिलेगा, अगर दोनों में से कोई एक ऑफ है तो आउटपुट ऑफ मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये एंड गेट है और एंड गेट का मतलब होता है ए एंड बी, इसका मतलब है कि दोनों होना चाहिए तभी रिजल्ट मिलेगा। तो दोनों है तब यहाँ पर ऑन है, ऑन 1 का मतलब ऑन होता है और 0 का मतलब ऑफ होता है, तो यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एंड गेट है, आपके कॉपी में नोट्स में अच्छे से इसका एक्सप्लेन किया गया है, जरूर याद कीजिएगा इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और कह रहा है कि एक्सप्लेन परमिएबिलिटी ऑफ अ मीडियम, किसी मीडियम की परमिएबिलिटी क्या होती है इसको एक्सप्लेन करना है। देखो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स परमिएबिलिटी इज द मेजर्स ऑफ एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अलाउ द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड विद इन इट, ठीक है। इट स्पीक्स ऑन द एबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन दैट अ मटेरियल प्रोसेस। देखिए परमिएबिलिटी क्या होता है कि ये जो वर्ड है ना वो मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है। किसी भी मीडियम का परमिएबिलिटी, किसी भी मीडियम का ये प्रॉपर्टी होता है जो उसके मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के बारे में बताता है। यानी कि किसी भी मीडियम में कोई भी जो मटेरियल है कितना जल्दी मैग्नेटाइज किया जा सकता है और कितना जल्दी डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है, इसी को आप बोलते हैं हम लोग परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। आंसर इसका आप जरूर लिखिएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि एक्सप्लेन प्राइमरी रेनबो। ये रेनबो आप इंद्रधनुष के बारे में जानते हैं, इसके बारे में कह रहा है एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो देख लीजिए रेनबो के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, आपको पता ही होगा रेनबो में होता क्या है कि जो सनलाइट होता है ये पानी की बूंदों पे जाती है, और ये पानी का जो बूंद होता है ड्रॉपलेट होता है, वो वातावरण में इन्वायरमेंट में अटका होता है, और जब यहाँ से जाता है और रिफ्लेक्ट करता है या रिफ्रैक्ट करता है तो उसके बाद क्या होता है ये 7 कलर में टूट जाता है जो आप लोगों को दिखाई देता है। इसको हम लोग प्राइमरी रेनबो कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। अब है कि राइट टू शॉर्ट नोट्स कमिंग बोर्स प्रिंसिपल, ये आपका है एटॉमिक स्ट्रक्चर पे, ठीक है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने बोर्स प्रिंसिपल पढ़ा होगा, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में पढ़ा होगा। तो आप दो जो है शॉर्ट्स कमिंग्स लिख लीजिए कि बोर्स प्रिंसिपल का मतलब क्या, दो जो है खासियत है, ठीक है। तो पहला कह रहा है कि देखिए इट वायलेट्स हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, द बोर्स एटॉमिक मॉडल थ्योरी considers electron to have both a non-radiation orbit that is non position and momentum at the same time। देखिए फिर से हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जो बोर्स प्रिंसिपल का जो आपके कॉपी में लिखा हुआ है, क्लास नोट्स करवाया गया है, उसी लैंग्वेज का यहाँ पर यूज आप लोग कीजिए, ठीक है, बेहतर रहेगा। ये चलिए आगे बढ़ते हैं और 18 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे चलते हैं। करें कि व्हाट डू मीन बाय एंगल ऑफ डीप। एंगल ऑफ डीप से क्या समझते हैं? तो एंगल ऑफ डीप इज नोन एज द मैग्नेटिक डिप एंड इज डिफाइंड एज द एंगल दैट इज मेड बाय अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइन विथ हॉरिजॉन्टल। देखिए अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अपना होता है, आपको पता है कि अर्थ मैग्नेटिज्म में आप लोग पढ़े होंगे कि जो अर्थ होता है ये अर्थ में एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल, और नॉर्थ साउथ पोल इस प्रकार से होता है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है अर्थ, बार मैग्नेट की तरह। तो जो हॉरिजॉन्टल के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड एंगल बनाता है उसी को एंगल ऑफ डीप कहा जाता है, उसी को एंगल ऑफ डीप कहा जाता है। ये आपका था 18 नंबर क्वेश्चन। फिर यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट साइटनेस, मतलब जो ये आपका आंख का एक प्रकार का रोग होता है, तो इससे आप क्या समझते हैं शॉर्ट साइटनेस से, ठीक है। तो देखिए शॉर्ट साइटनेस का ही दूसरा नाम आपका मायोपिया है, ठीक है। शॉर्ट साइटनेस मायोपिया, इसमें क्या होता है कि नजदीक की वस्तु आपको दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, इसको बोला जाता है शॉर्ट साइटनेस, ठीक है। यानी कि इसको आप मायोपिया भी बोल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया और इसको बोलते हैं लॉन्ग साइटनेस। तो लॉन्ग साइटनेस में लॉन्ग दिखाई देता है बट नजदीक का नहीं दिखाई देता है। तो यहाँ पर शॉर्ट साइटनेस पूछा, तो शॉर्ट साइटनेस एक तरह का बीमारी है आंख का, जिसमें होता क्या है कि जो नजदीक की वस्तु होती है वो तो दिखाई देती है पर दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। यहाँ है कि मायोपिया और शॉर्ट साइटनेस अकर्स व्हेन द आई लूजेस एबिलिटी टू फोकस ऑन
फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स एज द लेंस डू नॉट पास इट, ठीक है। ये चीज अब कह रहा है व्हाट डू मीन बाय फैक्स, फैक्स से आप क्या समझते हैं। इट फुल मीनिंग ऑफ फैक्स इज फैक्सिमाइल एंड और फैक्स जो है काफी किया जाता है यहाँ पर। इट्स वाइडली यूज्ड मशीन फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग डाटा, कुछ डाटा को भेजने के लिए करते हैं। इन डिटेल ए फैक्स इज अ वायर ट्रांसमीटर ऑफ स्कैन्ड कॉपीज ऑफ टेक्स्ट और इमेज असिस्टेड बाय द टेलीफोन नंबर अटैच्ड टू अ प्रिंटर एट एनी अदर आउटपुट डिवाइस, ठीक है। ये आपका फैक्स होता है। ये आपका 20 क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव। मेरे ख्याल से समय जो है काफी ज्यादा हो गया होगा, इस लेक्चर का लंबा हो गया होगा। मैं आपके सामने ये आंसर जो है ये कर देता हूँ, ठीक है। देखिए लॉन्ग आंसर में ये पूछा हुआ है कि फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का पूछ रहा है कि सी का वैल्यू आप कैलकुलेट यहाँ पर कीजिए। आप लोगों की कॉपी में जरूर होगा इसको, ठीक है। कॉपी से जरूर आप करने का कोशिश कीजिएगा और आंसर जरूर लिखिएगा, मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है कि कंस्ट्रक्शन वर्किंग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का आप कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बताइए। आप जरूर इसका आंसर लिखिएगा यहाँ पर अपने कॉपी से, ठीक है। फिर यहाँ पर कह रहा है ये क्वेश्चन एक और यहाँ पर आएगा मूविंग कॉइल के बाद आप लोगों को यहाँ पर, ठीक है। ये आंख के बारे में कह रहा है कि एक्सप्लेन डिफेक्ट ऑफ विजन ऑफ ह्यूमन आई एंड देयर इन रिम्बस, ठीक है। कि आंख में जो है कितने तरह की यहाँ पर ये होती है और डिफेक्ट होती है, जैसे हाइपरमेट्रोपिया हो गया, मायोपिया हो गया और प्रेस मायोपिया हो गया, ठीक है। आप एक बार समझ लीजिए कि मायोपिया को ही हम लोग नियर साइटनेस बोलते हैं, यानी इसका नियर ठीक है। नियर साइटनेस का मतलब नियर ठीक है, दूर खराब है। हाइपरमेट्रोपिया को हम लोग फार साइटनेस बोलते हैं, यानी कि इसका दूर खराब हो गया, मतलब दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है और नजदीक देख पाता है। और प्रेस मायोपिया हो गया कि इसका दोनों खराब हो गया। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। और रेमेडीज का मतलब होता है यहाँ पर क्या, इसके उपचार क्या है, ठीक है। क्लास 10th लेवल का ये क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर कीजिएगा। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको दे रखा है कि फाइंड आउट द नेसेसरी कंडीशन फॉर डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन हमने ये करवाया था आप लोगों को, और जहां भी पढ़ रहे होंगे होगा, आप लोग वहां से जरूर कीजिएगा। फिर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है एक्सप्लेन डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इस पर एक शॉर्ट नोट्स आप जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। सब लोग केमिस्ट्री में आप लोग जरूर पढ़े होंगे तो। और फिर यहाँ पर देखिए लॉन्ग आंसर देखिए यहाँ पर करा पाना थोड़ा संभव नहीं है, तो मैं एक ओवरव्यू आप लोगों को दे रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आपका लॉजिक गेट से, ठीक है। कह रहा है कि और गेट, एंड और नॉट गेट को एक्सप्लेन कीजिए। तो एक्सप्लेन करना है तो उसमें बुलेट सारा चीज आप लोगों को लिख लेना है, ठीक है। तो ये चीज है। तो ये था हमारा एंड ऑफ द वीडियो। अब हम क्या करते हैं कि शुरू से अंत तक एक बार ये कर देते हैं। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं हमसे, तो आप, मैंने शुरू में आप लोगों को नंबर बताया था, तो आप नंबर पर मैसेज कीजिए, मैं आप लोगों को पीडीएफ ये सेंड कर दूंगा। और इसको आप लोग जोड़ कीजिएगा। किसी भी तरह के विशेष प्रॉब्लम होती है तब मैं मार्कर के साथ बोर्ड पर आऊंगा आप लोगों को लाइव सोल्व करने के लिए, या फिर मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को डाल दूंगा। तो आप प्रॉब्लम अगर बताएंगे तो मैं ये जो लॉन्ग आंसर है ना आप लोगों के पास, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो लॉन्ग आंसर है, जो कैलकुलेटिव है, ये सब चीजें अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं मुझे आपको समझना है, नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि हम करेंगे क्या कि आपको कैमरा लेकर, ठीक है, और मार्कर पकड़ेंगे, बोर्ड पे आएंगे और फिर आप लोगों को फिगर बना के समझाएंगे हम चीजों को, ठीक है। लेकिन कनेक्टेड रहिए। तो आज के लिए इतना ही। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा चीजें किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पैटर्न भी समझ में आया होगा और आप लोग तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।